आज हम संप्रेक्षण के कार्यों के बारे में बात करेंगे। संप्रेक्षण का अर्थ है किसी भी भाव, विचार, सूचना, संदेश इत्यादि को एक इकाई से दूसरी इकाई तक पहुंचाना और इस पहुंचाने के उपरांत उसकी प्रतिक्रिया, जिसे हम प्रतिपुष्टि भी कहते हैं, उसे प्राप्त करना। इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को हम संप्रेक्षण कहते हैं। इसमें से यदि कोई भी एक इकाई नहीं होती, मान लीजिए हमने संदेश प्रेषित कर दिया किंतु प्रेषक द्वारा दिया गया संदेश ग्रहीता तक नहीं पहुंचा या ग्रहीता ने उस संदेश को प्राप्त करने के उपरांत उसकी प्रतिपुष्टि नहीं की, तो संप्रेक्षण की प्रक्रिया पूर्ण नहीं मानी जा सकती। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मतानुसार विचारों, जानकारियों आदि का विनिमय दूसरों तक पहुंचाना या बांटना, चाहे वे मौखिक या लिखित संकेतों में हो, इसे संप्रेक्षण कहते हैं। इस परिभाषा से हमें ये समझ में आता है कि संप्रेक्षण विचारों का आदान प्रदान है, जानकारियों का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की प्रक्रिया है। और इस पहुंचाने में, इस बांटने में हम मौखिक अथवा लिखित दोनों ही प्रकार के माध्यमों का सहारा ले सकते हैं। संप्रेक्षण के कार्य कौन कौन से हैं? संप्रेक्षण का कार्य है सूचना और विचारों का आदान और प्रदान करना। दूसरा उसका कार्य है सामाजिक संबंध स्थापित करना और बनाए रखना। समूह और संगठनों के अंदर किस प्रकार से कार्य किया जाता है, अधीनस्थ व्यक्ति को अधिकारी कुछ दिशा निर्देश देते हैं जिसके माध्यम से उसे वो कार्य संपन्न करना होता है, वहाँ भी संप्रेक्षण काम आता है। शिक्षा के प्रचार प्रसार में, ज्ञान के प्रसार प्रचार में भी संप्रेक्षण अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक अच्छा संप्रेक्षण हमें निर्णय लेने में और कार्य करने में मदद देता है, सहयोग करता है। संप्रेक्षण के माध्यम से ही एक संस्कृति, एक सभ्यता, एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को मूल्यों और संस्कृतियों को उनके साथ साझा करती है। इसके साथ ही संप्रेक्षण के माध्यम से मनोरंजन भी होता है। जैसे हम उदाहरण के लिए ले सकते हैं लोकगीत, लोक नृत्य। ये लोकगीत, लोक नृत्य उस स्थान विशेष की संस्कृति, सभ्यता, रीति रिवाज, परंपराओं को हमारे समक्ष साझा भी करते हैं और इनसे हमारा मनोरंजन भी होता है। संप्रेक्षण के माध्यम से हमारी समस्याओं का समाधान भी होता है और हम अपना कार्य और अधिक सुचारू रूप से करने में समर्थ हो जाते हैं। इन सभी बिंदुओं पर अब हम विस्तार से बात करेंगे। सूचना और विचारों का आदान प्रदान करना संप्रेक्षण का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। संप्रेक्षण के माध्यम से व्यक्ति जिस ज्ञान को अपने अंदर संचित किए होता है उसे दूसरों तक लेकर जाता है। व्यक्ति की ये मनोवृत्ति होती है
कि वो अधिक से अधिक चीज़ों को जानना चाहता है, उसकी जिज्ञासा रहती है अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करने की, दूसरे की भावनाओं को समझने की, दूसरे के अनुभवों से सीखने की। और ये सभी चीज़ें संप्रेषण के माध्यम से हमारे काम आती हैं। संप्रेषण से सामाजिक संबंधों को स्थापित करने में और उन्हें मजबूती देने में भी सहयोग मिलता है। मान लीजिए एक व्यक्ति उदास है, वो किसी से बात करना चाहता है, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करना चाहता है और कोई दूसरा व्यक्ति उससे कुछ समय के लिए बातचीत करे, उससे अपने अनुभवों को साझा करे, उसका सहयोग करे, उसे बताए कि ऐसी परिस्थिति केवल तुम्हारे साथ ही नहीं हुई है, मेरे साथ भी हुई है, और जब मुझे ये परिस्थिति आई मेरे पास तो मैंने इसका समाधान इस प्रकार से किया। तो ये जो पूरा का पूरा संप्रेषण हुआ, इससे उस व्यक्ति विशेष को बहुत अधिक सहयोग मिलता है। दो व्यक्तियों के मध्य संबंध स्थापित होता है, उनमें एक विश्वास जागृत होता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को आत्मविश्वास देता है, उसके प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार रखता है और इस तरह से व्यक्ति 1 से 2, 2 से 3 एक संबंध स्थापित करते हुए समूह में रहना शुरू कर देता है। संप्रेषण संगठनों के अंदर, संस्थानों के अंदर सहयोग और समन्वय की भावना को बढ़ाते हैं। सदस्यों को मिलकर काम करना होता है। अगर कोई सदस्य किसी एक विशेष कार्य को करने में अपने आप को असमर्थ अनुभव करता है या उसमें उसे लगता है कि मैं कोई कमी छोड़ दूंगा, तो यदि वो दूसरे व्यक्ति का सहयोग लेता है, उसके अनुभवों से सीख लेता है, तो मिलकर सदस्य उस काम को ना केवल जल्दी पूरा कर सकते हैं, उसे ठीक ढंग से कार्यान्वित भी कर सकते हैं। इस तरह से एक दूसरे से संप्रेषण स्थापित करके लक्ष्य तक जल्दी से पहुंचा जा सकता है। समस्याओं का समाधान ढूंढने में सहजता का अनुभव होता है। संप्रेषण शिक्षण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंश भी माना गया है। शिक्षक छात्रों को विभिन्न विषयों पर जानकारी देने के लिए विभिन्न संचार माध्यमों का प्रयोग करते हैं। इससे पहले वो खुद उस विषय विशेष की जानकारी संग्रहित करते हैं, उनके विषय में जानते हैं, समझते हैं, उस विषय की व्याख्या करने का प्रयास करते हैं और तब अपने छात्रों को वो उस विषय की गंभीरता से परिचित कराते हैं। तो संप्रेषण शिक्षण और ज्ञान के प्रचार प्रसार में भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। कई बार हम किसी भी निर्णय तक पहुंचने में एक द्वंद्व की स्थिति का सामना करते हैं, किंतु संप्रेषण निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी मदद करता है। जब बहुत सारे लोग एक ही समस्या पर, एक ही विषय पर बातचीत करते हैं, तो सबके अलग अलग मत होते हैं। एक ही विषय को वो अलग अलग तरीके से समझने का प्रयास करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं और तब जो उसमें से निचोड़ निकल कर आता है वो प्रभावी निर्णय लेने में सहायक सिद्ध होता है। संप्रेषण संस्कृति और मूल्यों को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने का भी काम करता है। हमें अपनी दादी नानियों से पता चलता है कि पहले
कौन सी परंपराएं थीं, कौन से रीति रिवाज थे, कौन से कार्य थे जो हम करके आगे बढ़ सकते हैं। और इस तरह से उन मूल्यों को, जो जीवन मूल्य कहलाते हैं, जो किसी भी व्यक्ति के जीवन को अग्रसरित करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, वो हमें पता चलते हैं। ये अलग बात है कि समय और काल के साथ साथ मूल्यों में परिवर्तन आता है। हो सकता है पर्दा प्रथा एक समय विशेष का सत्य रही हो, किंतु आज समय के बदलने के साथ साथ उसमें परिवर्तन आया। सती प्रथा को देख लीजिए, स्त्री की अशिक्षा को देख लीजिए, किंतु जब तक हमें संप्रेषण के माध्यम से उन चीज़ों का विस्तार से पता ही नहीं चलेगा, हमें उसके गुण और दोषों के विषय में नहीं पता चलेगा, तब तक आप उन जड़ परंपराओं को छोड़कर नवीन परंपराओं की ओर अन्वेषण नहीं करेंगे। परंपराओं, मान्यताओं, रीति रिवाजों और कहानियों के माध्यम से व्यक्ति अपने मूल्यों को अभिव्यक्त करता है। संप्रेषण मनोरंजन का भी एक रूप है। व्यक्ति फिल्में देखता है, संगीत सुनता है, नाटक देखता है और अन्य कला रूपों के माध्यम से मनोरंजन का अनुभव करता है। किंतु क्या ये मनोरंजन के माध्यम केवल मनोरंजन तक ही सीमित हैं? ऐसा नहीं है। हर विधा व्यक्ति को कोई ना कोई संदेश देती है। कोई गीत हमें खुशी देता है, कोई गीत विदा का गीत है, कोई गीत शोक का गीत है। इसी प्रकार से फिल्में हैं। फिल्मों के माध्यम से भी हमें जीवन मूल्यों का पता चलता है। नाटकों के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक आप देख लीजिए, नुक्कड़ नाटक की वजह से हमें नशा मुक्ति के बारे में पता चलता है, हमें स्त्री शिक्षा के महत्व के बारे में पता चलता है, पोलियो टीका के बारे में पता चलता है, वोट देने के अधिकार के बारे में पता चलता है। तो ये सारे के सारे जो मनोरंजन के साधन हैं, वो मनोरंजन करने के साथ साथ हमें हमारे ज्ञान में भी वृद्धि करते हैं। संप्रेषण में एक व्यक्ति के विचार, एक व्यक्ति की भावनाएं और एक व्यक्ति किसी भी स्थिति में किस प्रकार की प्रतिक्रिया देगा, ये सब दूसरे व्यक्ति पर भी प्रभाव डालते हैं। दोनों पक्ष एक दूसरे को समझकर ही संवाद करते हैं। एक व्यक्ति के द्वारा आरंभ किया गया संवाद जब तक दूसरे व्यक्ति तक संप्रेषित नहीं होगा, वो ठीक से उसकी भावनाओं को समझेगा नहीं, तब तक वो उसके अनुसार अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे पाएगा। इसलिए संवाद की स्थिति में भी संप्रेषण एक महत्वपूर्ण स्थिति उत्पन्न करता है। संप्रेषण समस्या और समाधान की प्रक्रिया में भी सहयोगी है। जब लोग खुले तौर पर अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, जब वो बिना किसी संकोच के, बिना किसी संशय के विषय के ऊपर तर्क करते हैं, वितर्क या कुतर्क नहीं करते, तब वो समस्या को ठीक ढंग से समझ सकते हैं और उसका समाधान ढूंढ सकते हैं। संप्रेषण के कार्यों को समझने के उपरांत यह आवश्यक हो जाता है कि हम ये भी जानें कि संप्रेषण करते समय कौन कौन सी बाधाएं या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये चुनौतियां हैं भौतिक बाधाएं, भाषा संबंधी बाधाएं, पृष्ठभूमि संबंधी बाधाएं और मनोवैज्ञानिक बाधाएं। संप्रेषण एक कला है।
हम किस तरह से बोल रहे हैं, ये बहुत आवश्यक है कि दूसरा व्यक्ति हमारे बोले हुए वाक्यों को, बोले हुए शब्दों को उसी गहराई के साथ समझे जिस गहराई के साथ हम उसे बोल रहे हैं। जैसे संगीत एक कला है, उसी तरह से बोलना, अपने विचारों को संप्रेषित करना भी एक कला है। व्यक्ति अपने मनोभावों को अपने अधीनस्थ व्यक्ति को जो भी कार्य संबंधी संदेश देता है, उसके लिए वो संप्रेषण का प्रयोग करता है। कई बार समुचित रूप से संदेश संप्रेषित करने में कुछ बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिसके कारण संप्रेषण पूरी तरह से या सुचारू रूप से संपन्न नहीं हो पाता। प्रेषक और ग्रहीता कि इन्हीं चुनौतियों को दूर करके हम अपने संप्रेषण को प्रभावी बना सकते हैं। ये कौन कौन सी बाधाएं या चुनौतियां हैं? भौतिक बाधाएं, जैसे कोलाहल, वातावरण, भौतिक असुविधाएं, विकर्षण या अस्वस्थता। अब इन्हें हम और गहराई से समझें तो समय के अभाव के कारण जब दो लोगों के मध्य बहुत समय से बातचीत नहीं हो पाती है, तो एक असहजता दोनों के मध्य पसर जाती है। समझ ही नहीं आता कि हम अपनी बात को कहाँ से शुरू करें। ऐसे में निश्चित रूप से संप्रेषण में बाधा उत्पन्न होती है। या मान लीजिए अधिकारी ने अपने अधीनस्थ व्यक्ति को ये कहा कि अमुक फाइल पर जल्दी से काम कर लो। क्या काम करना है, कैसे काम करना है, ये उसने नहीं बताया। तो अधीनस्थ व्यक्ति को पूरी तरह से जब दिशा निर्देश नहीं मिलेंगे तो वो काम नहीं कर पाएगा। हमें ये भी देखना पड़ेगा कि प्रेषक जिस समय विशेष पर ग्रहीता को संदेश भेज रहा है, वह समय उचित है या नहीं। जैसे भारत और लंदन के समय में फर्क है। ये भी हो सकता है कि भारत में ही, दिल्ली में ही एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को रात के 12 बजे कोई संदेश संप्रेषित कर रहा है और ग्रहीता वो संदेश उस समय ना देखे, तो ऐसे में वो उस संदेश के अनुरूप कार्य करने में असमर्थ होगा। ये भी एक बाधा है। तो प्रेषक को जो संदेश भेज रहा है उसे इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि वो उचित समय पर और काम करने और संदेश भेजने के मध्य में इतना समय जरूर दे कि ग्रहीता उस संदेश का पालन कर सके। आधुनिक समय में प्रेषक और ग्रहीता के मध्य दूरियां हैं। जरूरी नहीं है कि हम आमने सामने बैठकर एक दूसरे से अपनी बात कह सकें। ऐसे में टेलीफोन, इंटरनेट, मोबाइल के माध्यम से यद्यपि आज संप्रेषण की प्रक्रिया सहज हो गई है, तथापि यह आवश्यक नहीं है कि इस प्रकार के आधुनिक संसाधन सभी के पास उपलब्ध हों।
गांव देहात में आज भी बिजली बहुत ज़्यादा चली जाती है, इंटरनेट की सुविधा नहीं है या मोबाइल कनेक्शन ठीक से नहीं लगता। इस तरह की भी समस्याओं के कारण संप्रेषण में बाधा उत्पन्न होती है। कई बार पीछे से इतना शोर आ रहा होता है कि प्रेक्षक क्या कहना चाहता है, ग्रहिता उसको ठीक ढंग से समझ नहीं पाता। वो बार बार ये पूछता है, क्या क्या कहा, क्या करना है, कैसे करना है, और इस तरह से बार बार उसके द्वारा पूछे गए प्रश्नों से हो सकता है कि प्रेक्षक गुस्सा हो जाए, खींच जाए और इसलिए ग्रहिता भी उससे प्रश्न ना करे। पर ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक ग्रहिता के पास संदेश समुचित रूप से नहीं पहुंचेगा, वो कार्य नहीं कर पाएगा। समाज का हर स्तर, चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो, आर्थिक हो, जीवन की सामान्य गतिविधियों में भी हम परिवर्तन को देख रहे हैं। तकनीकी दृष्टि से आज संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना मुश्किल नहीं है, किंतु माध्यमों के कारण, जैसे हमने अभी बात की, टेलीफोन हो गया, इंटरनेट हो गया, कंप्यूटर हो गया, टीवी हो गया, इन माध्यमों में आने वाली विभिन्न रुकावटों के कारण संप्रेषण कई बार अधूरा रह जाता है। मान लीजिए टेलीविज़न पर वोट के बारे में बताया जा रहा है या आपके आधार कार्ड के बारे में बताया जा रहा है और उतने में ही बिजली चली जाती है या डिस्टर्बेंस आ जाती है किसी तरह की, तो वो सूचना आप तक पूरी तरह से नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि यदि आप इन माध्यमों से कोई बात किसी को प्रेषित कर रहे हैं, तो बाद में आप एक पत्र के माध्यम से भी उन तक वो सूचना बता दें। और ये जो बात है, ये ज़्यादातर मौखिक संप्रेषण में काम आती है कि कई बार जब हम किसी व्यक्ति को मौखिक रूप से किसी बात का संप्रेषण करते हैं, तो या तो वो ध्यान नहीं देता उस समय, या कोलाहल की वजह से या किसी भी कारण से बीच बीच के शब्द छूट जाते हैं और वो उनमें एक सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता। तो ऐसे में अगर बाद में उसके पास लिखित रूप में भी वो संदेश होगा, तो वो फिल इन बिटवीन द लाइंस कर सकेगा और वो पूरी तरह से उस संदेश को समझ पाएगा। सामान्यतः देखा गया है कि लड़कियां अपनी बात धीमी आवाज़ में दूसरों तक कहती हैं। इसकी तुलना में लड़कों की आवाज़ों में एक आक्रामकता होती है, एक तीव्रता होती है, या हम ये कह सकते हैं कि वो जोर की बोल लेते हैं। संप्रेषण के समय बहुत धीरे बोलना या बहुत जल्दी जल्दी अपनी बात को कहना भी अनुचित है, क्योंकि अगर हम बहुत धीरे धीरे अपनी बात कहेंगे तो भी ग्रहिता उसको ठीक से नहीं समझ पाएगा, और अगर हम जल्दी जल्दी अपनी बात कहेंगे तो आगे की बात को सुनने के चक्कर में ग्रहिता पीछे की बात का सामंजस्य आगे आने वाली पंक्तियों से ठीक से नहीं बिठा पाएगा। प्रेक्षक और ग्रहिता दोनों के लिए ही ये आवश्यक है कि वो सुविधानुसार एक आरामदेह जगह पर बैठे, प्रकाश की ठीक से योजना हो, फर्नीचर ठीक से व्यवस्थित हो, जिससे
वह पूरे मनोयोग के साथ अपना संदेश प्रेषित कर सके और ग्रहिता उस संदेश को ग्रहण कर सके। आगे हम ये देखेंगे कि और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ग्रहिता को संदेश ग्रहण करने में बाधा उत्पन्न करती हैं, और इसके उपरांत हम संप्रेषण के प्रकारों पर भी विस्तृत रूप से बात करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।